ज़रा हटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी, ज़रार खोड़ो, मुस्तफ़ा ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। आज जुमा है, आपकी हम कॉल्स लेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपकी हम बात सुने, आज की एक अफसोसनाक ख़बर जो बलूचिस्तान से आई है, मस्तुंग से। वहाँ पे अलसुब आज तकरीबन कोई 8:30 बजे के करीब एक मोटरसाइकिल बॉम्ब का धमाका हुआ। इसमें काफ़ी बारूदी मवाद था। अब तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक 9 लोगों की जानें इसमें गई हैं, जिनमें 5 तालिबात शामिल हैं, क्योंकि जिस मुकाम पे एक पुलिस वैन को टारगेट किया गया उसके करीब ही एक गर्ल्स हाई स्कूल है, और एक ऐसे टाइम पे ये ब्लास्ट हुआ जब काफ़ी सारी तालिबात स्कूल की तरफ जा रही थीं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी आई कि वहाँ पे पोलियो टीम को शायद टारगेट किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क में पोलियो का काम भी चल रहा है। लेकिन मस्तुंग के डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मीरबाज़ ख़ान मरी ने इसकी तरदीद की। उन्होंने कहा कि जिस पुलिस वैन को निशाना बनाया गया उसकी ड्यूटी जो है वो पोलियो टीम के हवाले से नहीं थी। लेकिन बिलाशुबा एक बहुत ही अफसोसनाक दिन और बहुत जानी नुकसान। अब तक कोई 30 के करीब लोग ज़ख्मी हैं, और उसमें बहुत सारे तालिबात भी हैं और बच्चे भी इसमें शामिल हैं, पुलिस वाले भी इसमें शामिल हैं। अभी तक जो हमने देखा है तो किसी अस्करी तंजीम ने सवाल कि दुनिया में जितनी भी सिक्योरिटी स्टेट्स हैं, शायद हमारे से ज़्यादा कोई इनसिक्योर सिक्योरिटी स्टेट नहीं होगी। हज़ारों एजेंसीज, बजट, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। बात तो यहाँ तक पहुँच गई है कि चाइनीज़ डिप्लोमेट्स ने बाकायदा आपको सुनाई है, झाड़ पिलाई। तो ये है। और जब नायब वज़ीर आज़म इसाक डार साहब ने उनको पैसिफाई करने की कोशिश की कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मुलज़मान को पकड़ने की, तो उन्होंने बाकायदा रिबटल दिया। उन्होंने कहा कि राइट ऑफ रिप्लाई को यूज़ किया। उन्होंने कहा प्रेसिडेंट शी बिल्कुल मुतमईन नहीं है, और जब तक आप सिक्योरिटी नहीं देंगे CPEC का काम आगे कैसे बढ़ेगा। तो ये आज की ख़बर थी। बाकी इस हफ़्ते आपके सामने है। पंजाब में स्मॉग का मसला हमने डिस्कस किया। बॉर्डर के दोनों जानिब हालात बदस्तूर काफ़ी ख़राब हैं। PIA प्राइवेटाइजेशन पे हमने बात की, और फिर अमरीकी इलेक्शन पे भी मुफस्सिल बात हुई कि अगले हफ़्ते देखते हैं कि ट्रंप साहब की वापसी होती है या नहीं, और होती है तो पाकिस्तान में उसका क्या असर होगा। तो ये मौज़ूआत थे इस हफ़्ते के। अब आपकी बारी है, फ़ोन लाइन्स खुली हैं। आप इन मौज़ूआत पे बात करना चाहें, किसी और मौज़ू बात करना चाहें, प्रोग्राम हाजिर है। पहले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। कराची से हमारे साथ हैं मोहम्मद अकील साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मैं आपकी बात करूँ। अच्छा सर जी, मैंने एक हल्की सी लाइट नोट से बात की कि पंजाब की वज़ीर आला कहती हैं कि हम पंजाब में करप्शन ख़त्म करेंगे। ठीक है। अच्छा, मेरे 2 क्वेश्चन है। नंबर 1 सर, देखिए हमारे आर्मी चीफ और अभी हमारे रिसेंटली रिटायर्ड हुए हमारे चीफ जस्टिस रिटायर्ड हुए, देखिए दोनों हाई कमांड की पोस्ट थी। अब जब वो रिटायर्ड हुए हैं तो सर देखिए वो विद इन अ वीक पाकिस्तान छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है। अब ये जो एक चीज है ना, ये इंप्रेशन लोगों पर अच्छा नहीं आ रहा है। और उनके साथ देखें दोनों गए, दोनों के साथ एक हादसा हुए, दोनों गलत किए। जस्टिस ईसा साहब के साथ हुआ, इस गलत, बहुत गलत हुआ। जिसने भी किया XYZ को भी गलत है। अब वजह क्या हो रही है? देखिए वजह ये हो रही है कि चीफ जस्टिस साहब जिसमें 3 साल है, 3 साल में इन्होंने आवाम से रिलेटेड कोई बड़े केस का फैसला नहीं किया। उनके केसेस क्या थे? बेंच बनाए, सब कुछ बनाए, हुकूमत इमरान खान। सर देखें ये तो नहीं है ना, इतनी आवाम बैठी है ना, 25 करोड़ के केसेस हैं। बहुत खुद आप कहते हैं इन केसेस को हम नीचे, आपने नीचे ही कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर। नीचे भी हाई कोर्ट लगी हुई, पंजाब भी लगी हुई, हर हाई कोर्ट इमरान खान हुकूमत चल रहा है। एक तो ये, दूसरा इनको अभी भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। नंबर 2 क्वेश्चन मेरा है जिना अस्पताल जो बच्चों का वार्ड है। देखें हमारे कराची की हमारी आबादी कितनी है, सिंध की कितनी आबादी है। आज मैं 30 साल से उस हॉस्पिटल को देख रहा हूँ। उसके अंदर मासूम बच्चों के साथ जिस तरीके से ट्रीट होता है वो तो हम देखते ही हैं। इंटीरियर सिंध से आते हैं, उन सबसे ज्यादा तकलीफ दर्द उनके वालिदैन का होता है, जिनको रहने के लिए बाहर गिरास में रखा जाता है। कोई स्टे करने का नहीं है। अब तो ये हालत हो गई बेचारे, अगर वो बाइक्स पे अगर किसी सोच के तहत आके रुकते हैं, उनकी गाड़ियां पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं। अब बेचारे वो पुलिस वाले अपनी गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं, इधर मेडिसिन के लिए भाग रहे होते हैं। कितना तकलीफ दे अमल है। हमने सिंध में ऐसे कोई 4-5 बड़े अस्पताल नहीं। कराची को छोड़ दें आप, कराची जैसा लवारिस हम पल जाएंगे, हम तो पल रहे हैं वैसे भी। अब वहां पाले ना, वहां अस्पताल बनाए, इंडस जैसा अस्पताल बनाया था। क्या किया आपने सिंध में? कोई एक सिंबल का अस्पताल बनाया अपने मासूम बच्चों के लिए।
आप देखें कितने बच्चे थर के अंदर मरते हैं और हमारा जमीर नहीं जागता। अरे भाई, हम फलस्तीन के लिए जितना जगा उससे ज्यादा हमें सिंध के लिए जागाना चाहिए। ठीक है, भूख की वजह से मर रहे हैं सर, बहुत की बहुत। ठीक है वकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आखिरी इन्होंने बात की, ये बिल्कुल बिल्कुल, बाकी वो सियासी तबसरा तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन ये जो लोगों पे जो गुजरती है ना दिन रात, नहीं आप मतलब आप जिना देख लें, आई मीन आप देखें कि मतलब पूरे मुल्क से लोग आते हैं SIUT, राइट। अगर आप कभी जाके देखें तो रोड भरे होते हैं, लोग वहाँ पे कैंप कर रहे होते हैं, तो बात तो सही है। अच्छा, ये कहें कि गवर्नमेंट वाले कि जी हमने वो गम्बट वाला गेम्स हमने बनाया है, SIUT का भी सखर में भी एक है सेंटर है जो अपर सिंध को केटर करता है, लेकिन जिस हिसाब से हमारी आबादी बढ़ रही है ना, और जिस ये 2-4 इंस्टीट्यूशन से काम नहीं बनेगा। आपको अपना आपके जो सिविल हॉस्पिटल्स हैं शहर के अंदर, म्यूनसिपल हॉस्पिटल्स हैं, BHQs हैं, वो आपको करने पड़ेंगे। यही बात ना, देखिए आई मीन अगेन कोई ये नहीं कह रहा कि आपको ये बड़ी इंस्टीट्यूशंस नहीं चाहिए, आपको यकीनन ज़रूरत है, लेकिन जो आपका जो बेसिक प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर का निज़ाम है वो ना होने के काबिल है। एंड आबादी के साथ जितनी डिमांड बढ़ रही है फॉर हेल्थ इश्यूज भी साथ जितने बढ़ रहे हैं फॉर वेरियस रीजंस, तो ये हम इस पे मेरा ख्याल है पिछले हफ्ते बात कर चुके हैं कि हुकूमत इतनी इस मामले में सीरियस है कि 70% जो हेल्थ सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर है, 30% सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट। हालांकि ये उलट होना चाहिए, इट शुड बी। हाँ, लेकिन सिंध में मतलब सूबे के पास एजुकेशन हेल्थ 2 बड़े डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स, बजट्स और ये वो। तो बहरहाल आपकी कॉल का शुक्रिया। हमारे साथ खुशाब से हैं शरीफ मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी, शुक्रिया। आप बताएं सर। मैंने गुज़िश्ता एक प्रोग्राम में आपको निशानदेही की थी कि पाकिस्तान की करीम जो है, हमारी यूथ जो है वो पाकिस्तान से भाग रही है। उसमें मतलब बहुत मुतासरीन में वालदैन में मैं भी शामिल हूँ। मेरा एक ही बेटा है। मैंने अपने बेटे की तालीम के लिए 18 साल लगाए हैं। 18 साल में से मैंने बेटे ने सिर्फ 2 साल गवर्नमेंट के एक इदारे में, गवर्नमेंट कॉलेज जोराबाद में BSc की है, लेकिन MPhil करने तक मेरे बेटे की BSc की, MSc की और MPhil की डिग्रियां जारी नहीं की गई। उन सब के लिए मुझे फीसेस पे करनी पड़ी अर्जेंट डिग्री लेने के लिए। उसके बाद जब मरहला आया अगले दाखिले का कि बच्चे का दाखिला PhD में कहाँ करवाया जाए, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में मैंने दाखिले के लिए अप्लाई किया, कहीं उसका एडमिशन नहीं। मेरे बेटे ने कभी 80% से नंबर, पहली जमात से लेके MPhil तक कभी 80% से नंबर कम नहीं लिए। मुझे नहीं समझ आती कि मेरा बेटा कैसे मेरिट पे नहीं आया। 3 साल तक वो मुसलसल MD कैट का इम्तिहान देता रहा है, आर्मी मेडिकल कॉलेज के इम्तिहान देता रहा है। हर दफ़ा यही कहा गया कि जी बच्चा आपका मेरिट पे नहीं आता। मुझे यूनिवर्सिटियों में भी मुझे यही कहा गया कि जब आपका बच्चा मेरिट पे नहीं आता आप इसको सेल्फ फाइनेंस में पढ़ाएं। ये तो शुक्र है हम मियाँ बीवी दोनों जॉब करने वाले थे। हम दोनों ने तकरीबन 30 साल हमने अपना फंड कटवाए हैं। मेरे बेटे को सिर्फ 6,000 रुपया वजीफा दिया गया है FSC में, 3,000 एक साल का और 3,000 दूसरे साल का। हमारी तरजीह, हमारे हुक्मरानों की तरजीह जो है वो तालीम है ही नहीं, ना तालीम है, ना सेहत है और ना इंसाफ है। आप ये देखें कि पंजाब की 12 यूनिवर्सिटियों में इस वक्त भी VC की सीटें खाली पड़ी। अब मेरा बेटा एडमिशन हुआ है, उसने नेट पे बैठ के कहीं नहीं गया, यहाँ नेट पे बैठ के उसने इंटरव्यू दिया है। दुनिया की 4 अच्छी यूनिवर्सिटियों में उसका एडमिशन हुआ है। 2 में स्कॉलरशिप नहीं थी, एक में HEC ने जो स्कॉलरशिप दिया है वो सिर्फ 90,000 रुपया थी, जबकि वहाँ पर 3,20,000 रुपया उसकी फीस थी। बच्चों ने उसे बताया कि भाई यहाँ आके आपको किसी होटल में काम करना पड़ेगा, अदरवाइज आप फीस पूरी नहीं कर सकते। अब उसका एडमिशन जिस यूनिवर्सिटी में हो गया है वो दुनिया में 93 नंबर पे है। मेरे बेटे का CGPA 3.85 था आउट ऑफ 4। अगर ऐसे बच्चे पाकिस्तान से मायूस होकर निकलेंगे, मैंने बेटे से कहा, मैंने कहा बेटा पाकिस्तान आकर PhD करके आओ, पाकिस्तान आकर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आके जॉब कर लेना। तो हंसने लग गया। मुझे कहता है पापा आप क्या कह रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? एक आर्ट्स ग्रेजुएट के सामने बैठ के मैं इंटरव्यू दूंगा। आपको पता है HEC का चेयरमैन कौन है? आपको पता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन कौन है? ये दोनों आर्ट्स ग्रेजुएट हैं। मैं PhD करने के बाद कैसे उनको इंटरव्यू दूं कि मुझे जॉब दी जाए? तो हमारे बच्चे यहाँ से सर मायूस होकर निकल रहे हैं। जब तक हमारी ये 3 तरजीहात, अब देखें पंजाब में जो है प्राइवेट इदारे जो है, सरकारी स्कूल जो है उनको प्राइवेट किया जा रहा है, सरकारी अस्पताल जो है उनको प्राइवेट किया जा रहा है। उसके बाद आपको इंसाफ के निज़ाम में आपको पता है कि 26 सीटें इस वक्त भी लाहौर हाई कोर्ट की खाली हैं। हमारी तरजीह ना इंसाफ है, ना तालीम है, ना सेहत है।
अगर हम इन चीज़ों पे जो है नज़र नहीं रखेंगे, इन पे तवज्जो नहीं देंगे तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? अब हुक्मरान तो कहते हैं कि हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। एड़ी चोटी का जोर यही लगा रहे हैं कि कर दें। जी, बिल्कुल कंप्लीट मजीद कुछ नहीं ऐड कर सकते। हाँ, उन्होंने हेल्थ पे बात की, उन्होंने एजुकेशन पे बात की है। सिचुएशन तकरीबन कम पेश एक ही है। हमारे अगले कॉलर हैं राहील अशर साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम राहील। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैं बात करूँगा आज ये जो मंगल को अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं, और दूसरा ये जो 62 सेनेटर्स ने खत लिखा है, उनसे मैं यह पूछूंगा जी, उनको हमारे इमरान खान पे जो कैद है उनको तो हो गया, उनको वो नजर नहीं आया जो इजराइल ने गजा में और लबनान में मासूम मुसलमान बच्चों औरतों को जिस बेरहमी से मारा है, उस वक्त उनको खत लिखना नहीं आया कि हम अपने प्रेसिडेंट को लिखें कि जी आप इजराइल को सख्ती के साथ समझे मना करें, उनकी सपोर्ट खत्म करें। एक बात। दूसरी बात ये है कि अभी ये जो इलेक्शन होने वाले हैं अमेरिका के, जी अमेरिका के जो इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें देखें ट्रम्प आता है वो प्रो इजराइल है, दूसरी पार्टी अगर डेमोक्रेटिक वाले जीतते हैं वो प्रो इजराइल है, तो वहाँ के जो मुसलमान हैं उनके लिए मुझे बताएं क्या है कि आया वो इलेक्शन में वोट डालें या ना डालें। मेरे अपने रिश्तेदार, उनसे एक से बात होने का जी हम तो वोट नहीं डालेंगे क्योंकि ये दोनों में से जो भी हैं ये राहिल भाई हम पाकिस्तान में बैठे हुए, मेरा ख्याल है उन्हें मंगल को वोट डालने दें। खुद वो कर लें। जहाँ तक किसको वोट डालना है किसको वोट नहीं डालना, तो आपको याद है कि अनवर इकबाल जो हमारे वाशिंगटन में जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनका कहना है कि उनके घर में जो दो नौजवान बच्चे हैं उनके, या शायद ज़्यादा हैं, वो वोटिंग एज के हैं, तो वो तो थर्ड पार्टी जिल स्टाइन को दे रहे हैं। अच्छा, सबको पता है कि उसने जीतना तो कहीं से भी नहीं है, ज़ाहिर है जीतने के नज़दीक भी नहीं आएगी वो, लेकिन इट इज़ एज अ प्रोटेस्ट ये चल रहा। हाँ, तो जिनके लिए दोनों नाकाबिले कबूल हैं वो तीसरे को दे दें। जावेद खोड़ो हैं कराची से, जरार खोड़ो हमारे साथ हैं। एक खोड़ो हमारे पास। जी जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शाहजेब जिलानी साहब, जरार खोड़ो, वसदुल्लाह खान को मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। हाँ, आज दिवाली है और जी हेलो जी हेलो, बिल्कुल आपको मुबारक हो। पूरी हिंदू बिरादरी को मेरी तरफ से दिवाली मुबारक, सबकी तरफ से। बिल्कुल सर, आजकल एक बड़ा टॉपिक चल रहा है कि जजेस की अपॉइंटमेंट में 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम। तो आपको भी याद होगा कि जब 2018 में तरमीम हुई तो उसके बाद 19वीं तरमीम आई थी, और वो बिल्कुल पार्लियामेंट के गर्दन पे कुल्हाड़ी रख के फिर 19वीं तरमीम करवाई गई थी, जबकि COD में लिखा हुआ था कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाने हैं। अच्छा, ये तो, और उस वक्त एक हमारे क्रिकेटर थे कोई पाकिस्तान की टीम, उसकी शादी का तो डंका पूरी मीडिया ने बजाया, मगर 18वीं तरमीम के पॉजिटिव जो चीजें थी उसका किसी ने कोई जिक्र नहीं किया। जैसे 18वीं तरमीम कोई चीज हुई ही नहीं, उसमें क्या बेनिफिट थे प्रोविंसेस को या इनको। सर, जैसे पूरी दुनिया में जैसे सिविल सर्विस के एग्जाम होते हैं, इवन आर्मी के एग्जाम्स होते हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट से लेके भर्ती होती है, उनकी ट्रेनिंग्स होती है, उनके फर्दर ट्रेनिंग्स होती है, ट्रेनिंग कर करके वो जनरल बनना हो। क्या जजेस के लिए सिर्फ यही है कि वो चेंबर्स के हो या पिक एंड चूज हो कि भाई इस जज को लगाओ उस जज को लगाओ? क्या जजेस के लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि जैसे सिविल जज लेते हैं ग्रेड 17 से लेके ग्रेड 20 तक आते हैं, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस कहते हैं? क्या ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि उनकी ट्रेनिंग करके उन्हीं लोगों को एलिवेट किया जाए हाई कोर्ट्स में और हाई कोर्ट से फिर उनको सुप्रीम कोर्ट में? दूसरा सर, मेरा एक आपसे क्वेश्चन है वसदुल्लाह खान साहब से कि सर क्यों नहीं इन सारे जजेस को, चाहे वो प्रोविंशियल के जितने हम हाई कोर्ट्स के, उनकी भी ट्रांसफर पोस्टिंग, यानी कि सिंध का अगर कोई जज है तो उसको पंजाब में लगाया जाए, पंजाब का जो है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान का फ्रंटियर है, तो उससे भी जुडिशरी में करप्शन नहीं होगी, फैसले भी तुरंत होंगे, सारी चीजें भी सही होगी। अभी 27वीं तरमीम का जिक्र आ रहा है, चलें ठीक है भाई, जो भी होगा वो देखा जाएगा। एक पहले कॉलर ने आपका एक कहा कि इंटीरियर सिंध के जो हेल्थ के इशू के ऊपर, सर मैं भी कराची में रहता हूँ और मेरा हॉस्पिटल से भी वास्ता है।
मैं पूरे हॉस्पिटल कराची के देखें, उसमें 80% पेशेंट्स होते हैं दे बिलोंग्स टू फ्रंटियर और पंजाब और बलूचिस्तान, 20% उसमें सिंध से आते हैं। और ये इंटीरियर और एक्सटीरियर सिंध नहीं है, सिंध कराची से लेके कश्मीर तक सिंध है। ये बड़ी हमें हार्ट करती है अल्फाज जब आते। इवन शाहजेब जिलानी साहब भी खैरपुर के हैं, खोड़ो साहब लाड़काने के हैं, वसत अल खान का मुझे नहीं पता वो किस प्रोविंस से हैं। इनसे मेरा वास्ता हुआ था जब ये थर का कोई प्रोग्राम कर रहे थे, तो मैंने इनके साथ कुछ काम किया था। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये मीडिया के आप लोग हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर ये सिंध के साथ जुल्म मत करें। कराची और सिंध, सिंध और कराची, कराची सिंधी सिंध है और कैपिटल है कराची का और अकूट अंग है सिंध। बिल्कुल ठीक है। खोड़ो साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे। कॉलर ने कहा था, हमने तो नहीं कहा। हाँ, कॉलर ने कहा था, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको तस्दीक करें। एक ब्रेक की तरफ जाना है। वेलकम बैक जी। अभी ब्रेक से पहले जावेद खोड़ो साहब की कॉल आई थी, तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। जावेद साहब, जो मेरा ख्याल है कि मोहम्मद अकील ने जो कॉल की थी ना पहले, उसके बारे में आप बात कर रहे थे। तो मेरा नहीं ख्याल, और अगर आप कॉल को समझें, वो यूँ नहीं कह रहे थे कि यार ये क्यों आते हैं, और उसने माना कि अंदरून इंटीरियर सिंध का जुमला टर्म इस्तेमाल की थी, और ये अक्सर इस्तेमाल की जाती है। अब जाहिर है कि अर्बन सिंध और रूरल सिंध कहना भी गलत होगा। अगर वो ये कह देते कि सिंध के मुख्तलिफ शहरों से लोग आते हैं तो शायद इतना ऑफेंस ना होता, लेकिन वो हरगिज़ ये नहीं कह रहे थे कि नहीं आना चाहिए। मेरा ख्याल है उनकी आर्ग्यूमेंट ये थी कि यार जो लोकल हेल्थ केयर सिस्टम है, चाहे वो सिंध में हो, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, KP में हो या पंजाब में हो, उसको कम से कम इस लेवल का होना चाहिए कि बेसिक जो इलाज होता है उसके लिए आपको कराची आने की ज़रूरत ना पड़े। ये है। अदरवाइज जब SIUT की बात की थी तो मैंने क्लियरली बोला था कि पूरे मुल्क से लोग आते हैं, और बिल्कुल आपकी ऑब्जर्वेशन 100% दुरुस्त है। बलूचिस्तान से लोग आते हैं, बहुत सारे लोग KP से भी आते हैं। अगेन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको वहाँ वो उस मेयार की हेल्थ सर्विस नहीं मिल रही जो आपको शायद इस शहर में मिल रही है। आई थिंक इतनी सी बात थी। डॉक्टर सुलेमान हफीज़ हैं बहावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। जी पहले तो मुझे खुशी हुई कि आपका टीवी बन रहा है। आप लोगों का प्रोग्राम मैं और मेरी फैमिली बड़े शौक से देखते हैं। बड़ी संजीदा गुफ्तगू इसमें की जाती है। और मैं कुछ एक कमेंट करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो। जी जी जी, पाकिस्तान में विफाकी पार्लिमानी निज़ाम है हमारा, गवर्नेंस के लिए जो हमने चूज किया है, और हमने उसकी जो रूह है, जो उसका एसेंस है, वो ये है कि जो विफाक है वो चंद मखसूस दिफा और खारजा पॉलिसी और जो ज़री पॉलिसी है, इस तरह के कुछ मामलात अपने हाथ में रखेगा करेंसी के, और बाकी जो है सिंगल करेंसी, बाकी जो है वो सूबे जो भी फेडरेशन के यूनिट्स हैं वो उसको चलाएंगे। अच्छा, 18th अमेंडमेंट के बाद जो है हमें यही उम्मीद थी कि अब सूबाई खुद मुख्तारी और ये एक बता तो दिया गया, लेकिन उसको अभी तक हम इकोनॉमिक जो पॉलिसी मैनेजमेंट है उसमें हम नहीं देख रहे। मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, यही मेरा एरिया है, यही मैं पढ़ाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, एग्रीकल्चर पॉलिसी है या एक्सपोर्ट पॉलिसी है, आमतौर पर ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी या एग्रीकल्चर पॉलिसी हर सूबे की मुख्तलिफ है। मतलब हर सूबे की रिसोर्स एंडोनमेंट मुख्तलिफ है। हर सूबे के अंदर जो फॉर एग्जांपल अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब के अंदर हम कहते हैं क्रॉप लैंड, वास्ट लैंड्स हैं, और जो कैश क्रॉप्स हैं उनका वहाँ पर पोटेंशियल है। लेकिन बलूचिस्तान के जब हम एग्रीकल्चर पोटेंशियल की बात करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उनकी मेजर उसका पोटेंशियल है, उनकी एग्रीकल्चर। तो होना क्या चाहिए डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में होना क्या चाहिए? डॉक्टर साहब वो समझ गए, होना क्या चाहिए आपके ख्याल में सूबों में? जी, मेरे ख्याल में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी और एग्रीकल्चर पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी, तमाम सूबे, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी और एग्रीकल्चर पॉलिसी का ऐलान करें। अभी चंद दिन पहले चल रहा था, कल क्या ही एक टिकट चल रहा था टेलीविजन पे कि समेडा का इजलास किया गया है, अब्दुल अलीम खान साहब समेडा की SME पॉलिसी बनाएंगे। तो SME पॉलिसी तो
क्या SMEs तो हर इलाके के अंदर डिफरेंट SMEs Very हैं, good point. जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जो छोटी सनतें हैं, तो छोटी सनतों की पॉलिसी जो है वो विफाकी लेवल पे नहीं तो आप बननी चाहते चाहिए। हैं कि वो तमाम डुप्लीकेशन ना हो और इंटीग्रेट करें पॉलिसियां, ताकि जो है हर सूबा ना सिर्फ इंटीग्रेट करें, अगर मैं दुरुस्त समझ रहा हूँ डॉक्टर साहब ने जो बात की है कि द पॉलिसी शुड बी मेड लोकली, क्योंकि प्रोविंशियल लेवल पर क्योंकि शायद सिंध के डायनामिक्स अलग हैं जिन्होंने बहुत अभी तफसील में बताया है। आई थिंक कोई इसमें इशू नहीं है, सिर्फ हमने ये देखा है कि 18वीं तरमीम तो पास हो गई और कुछ वक्त के लिए अगर आपने 18वीं तरमीम के ऊपर थोड़ी सी जायज़ तनकीद भी करनी थी तो ये इसका मतलब है कि आप जमहूरियत के दुश्मन हैं। ठीक है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। अनफॉर्चुनेटली सूबों के पास पावर तो आ गई और उन्होंने कैपेसिटी नहीं डेवलप। बहुत चीज़ों में उस वक्त भी ये इशू था और अब ये इशू क्लियर हो गया। अब आपके पास बहाना भी नहीं है यार, कितने साल गुजर 14 साल हो गए, 14 साल गुजर गए हैं, अभी तक आपने कैपेसिटी ही नहीं डेवलप की। तो अब तो मुझे लग रहा है कि शायद कुछ चीज़ें वफाक के पास ही होनी चाहिए थी, स्पेशली इन दिस केस। अगर आपके पास पावर है देन डेवलप द एबिलिटी टू एक्सरसाइज दैट पावर। अगर ये बेसिक आपने कैपेसिटी नहीं बिल्ड की तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो फिर बहुत दूर की बात रह गई। दैट्स माई ओपिनियन। इन प्रिंसिपल दो मैं एग्री कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। अब ब्रेक ही ले सकते, जब तक कॉल लग जाएगी तो फिर इंशाल्लाह दोबारा। वेलकम बैक। कॉलर्स डे है। अगले कॉलर हैं डॉक्टर अब्दुल कादिर जुनेजो साहब हैदराबाद से। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वसतुल्लाह साहब जो है ना वो सबसे बुजुर्ग है, पहले उनको सलाम। वालेकुम सलाम। उसके बाद खोरो साहब को और जिलानी साहब को सलाम। अच्छा ठीक हो गया। लेकिन ये बुजुर्गी के ऑर्डर में तो आपने नहीं सवाल किया, हमें किया ना, ऐसे ही किया, बस ऐसे ही किया। मुझे लग रहा है, मुझे शक है। मेरा ये है कि बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रहा था कि आपका नंबर मिले, लेकिन मैं नाकाम रहा। अभी भी मैंने 7 मिनट जो है ना वो होल्ड किया हुआ है। सॉरी सर। अच्छा भाई, मेरा ये है कि मैंने टीवी तो पहले ही बंद कर दिया। ठीक है। तो ये है कि मैं सुनता रहता हूँ आपका प्रोग्राम, मुख्तलिफ हमारी कराची और हमारा इंटीरियर सिंध, और ये चलो इस बात को छोड़ते हैं हम। मेरा सवाल ये है कि जो इंस्टीट्यूट हैं हमारे सिंध में स्पेशली हेल्थ के, इसका मैं आपको जो है ना वो बता रहा हूँ कि मैं मिट्टी गया। हाँ। मिट्टी में मैंने बच्चों को देखा कि जो चाइल्ड केयरिंग सेंटर मिट्टी का है इतना जबरदस्त बना हुआ है कि आपकी जनाहत जो है ना वो उसका वार्ड भी शायद उससे मुकाबला नहीं कर सकता। बहुत खूब। वहाँ पे एंजियोग्राफी हो रही है मिट्टी में। ठीक है सर। उसके बाद टंडो मोहम्मद खान में आए तो आपको टंडो मोहम्मद खान में बाईपास का जो है ना वो CBDL जो है ना उसका जो है वो आपको मिलेगा, जहाँ पे बाईपास भी होती है। हैदराबाद में है और अपर सिंध का तो आप दोनों को पता ही है कि कहाँ पे होगा। लेकिन मैं आपको कराची का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसका नाम बताता हूँ, जिसमें खुद मैं बीमार होके यहाँ से जो है ना वो एडमिट हुआ, वो है इन्फेक्शस डिजीज, सिंध गवर्नमेंट इन्फेक्शस डिजीज, ये जो निपा चौरंगी है उसके नीचे जो है ना ये है, ये डो यूनिवर्सिटी है ना वो उसके तहत ये चलता है जी। इतना बेहतरीन है, कसम खुदा की मैं कहा, मैं सरकारी मुलाजिम रहा हूँ और मैं रिटायर्ड हुआ हूँ 20वें ग्रेड में लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट से। तो मेरी जब वहाँ केयर हुई, जो मैंने उधर देखा, तो मुझे हुआ कि यार ये जो जितनी बातें लोग करते हैं ये कम से कम कुछ न कुछ जो सही है। काली भेड़ें तो हर जगह पे मौजूद हैं, लेकिन जो अच्छी चीजें हैं, जो अच्छे जो इंस्टीट्यूट हैं, उनको जो है ना हाईलाइट करना जो है ये हमारा फर्ज बनता है। मैं बहुत दिनों से क्योंकि ये तो मेरा पर्सनल था ना, मैं 15 रोज वहाँ पे जो है ना वो रहा। मेरी जो है ना किडनी का भी मसला था, मेरा यूरिनरी इन्फेक्शन भी था, मैं डायबिटिक था, मैं कार्डियक पेशेंट भी हूँ। लेकिन वहाँ पे जो मेरी केयर हुई ना, मैं आप सच्ची बात बताऊं, मैं बड़ा मुतासर हुआ। चलिए बहुत अच्छी बात है ये तो। और ये चीजें जो है ना इनको हाईलाइट करना चाहिए। ऐसी है कि नेगेटिव पॉइंट भी हैं गवर्नमेंट के, लेकिन जो पॉजिटिव हैं उनको तो कम से कम जो है ना लोग एप्रिशिएट करें। बहुत शुक्रिया। में तो हमारे इतने इदारे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने हमें हमारी भी इल्म में इजाफा किया। पर्सनल एक्सपीरियंस भी होता है और जिस तरह ये एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, जब आपको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज हों और फिर भी कोई आपका इलाज कर सके तो ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि कह रहे कार्डियक का इशू भी है, डायबिटीज़ का इशू भी है, किडनीज़ का इशू
भी चल रहा है। और अक्सर आपने देखा होता है ना कि आप प्राइवेट में भी जाए ना तो डॉक्टर एक चीज़ को पकड़ के उसका इलाज तो कर देंगे, ये नहीं देखेंगे कि बाकी चीज़ें कैसे बता ये ठीक है कि सिविल हॉस्पिटल या जिना या जो सरकारी हॉस्पिटल कराची के हैं उनमें इंतहाई रश है, बदनज़मी है, वो सारे मसाइल मौजूद हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर आपको ज़िंदा रहना है तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपका, भले उसके लिए सिफारिश लगानी पड़े, कुछ भी हो, ये सरकारी हॉस्पिटल होने चाहिए। इसलिए कि यहाँ जो एक डॉक्टर है वो एक तो वो प्रॉफिट के चक्कर से आज़ाद होता है, वो तो तनख्वाहदार आदमी है। दूसरे ये कि उनके पास इतने तरह तरह के पेशेंट आते हैं कि उन्हें पता चल जाता है कि इसको किस तरह ट्रीट करना है। जबकि जो स्पेशलाइज्ड और बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें एक तरह का तबका आता होगा, उसकी तकरीबन पैटर्न बीमारियों का भी एक होता होगा। लेकिन ये जो लोग हैं ये मैकेनिक भी हैं, मिस्त्री भी हैं, डॉक्टर भी हैं, साइंटिस्ट हैं, ऑल इन वन। नहीं बिल्कुल। तो मतलब मेरा जो फेथ है सरकारी हॉस्पिटल के सरकारी हॉस्पिटल्स पे नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर्स हैं उन पे अच्छा खासा। जुनेजो साहब का जो पर्सनल एक्सपीरियंस अभी वो बता रहे थे, मतलब वो इसलिए बहुत डिफरेंट है कि हमारे यहाँ जितना हम लोग अपने इर्द गिर्द तबाही, मायूसी, करप्शन, नाअहली देखते हैं तो उसमें वो हमारी रियलिटी है। तो कभी कभार अगर इस किस्म की कॉल आती है तो आपको थोड़ा सा एक रियलिटी चेक होता है कि इतना भी शायद ब्लैक एंड वाइट ना हो। और ये सिर्फ सिंध की बात नहीं है, सिंध गवर्नमेंट की बात नहीं है, बाकी पूरे मुल्क में भी, बाकी सूबों में भी कहीं कहीं पे अगर अच्छा काम होता है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। जुनेजो साहब आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रियाज साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, आप बताएं सर। मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैंने दो चीज़ों को हाईलाइट करना है। सबसे पहले जो है वो ये करना है कि जी एक क्रिकेटर है फ़खर जमान, जिसे पीसीबी ने एक ट्वीट और के उसमें जो है उसका सेंट्रल कॉन्टैक्ट प्लस उसे टीम से बाहर कर दिया। ये वो मुजाहिद है, वो खिलाड़ी है जो अपने कहते हैं जिसने हमें चैंपियन ट्रॉफी जिताई और अब दोबारा चैंपियन ट्रॉफी जो है वो सर पे है। और एक ऐसे मौके पे उसको फिटनेस प्रॉब्लम कह दी। फिटनेस आपको पता ही है कि पाकिस्तान में किस खिलाड़ी की कितनी फिटनेस है, ये सबको इल्म है इसके बारे में। तो मेरी ये पीसीबी से रिक्वेस्ट है कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं और आप एक वालिदैन की जगह है पीसीबी, तो उनके साथ रियायत करें। का कोई आदमी सुन रहा हो तो आपकी बात पे ध्यान दे, यही कह सकते हैं। अगर वो पाकिस्तान का हीरा है तो उसको हीरे की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। और दूसरी बात आपकी थी मलिक मोहम्मद साहब, रियाज साहब चलेंगे। ओह चले। मैं गया तो एक बच्चा जो था उसकी टांगे टूटी हुई थी। जी हेलो। जी हेलो। हाँ, उस बच्चे की टांगे टूटी हुई थी तो मैं सोशल वर्कर भी हूँ, तो मेरे वॉलंटियर ने मुझे खबर दी। मैं वहाँ पहुँचा। जब मैं वहाँ पहुंचा तो उस बच्चे को खैर हमने लिया और ले जाके उसका अल्हम्दुलिल्लाह इलाज कराया। वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैरों पे खड़ा है। लेकिन वहाँ जाके मुझे बड़ी हैरत हुई जब मैं उसके गांव जाने लगा तो दरसना चन्ना के पास एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल जो है वो तकरीबन 4 या 5 मंजिल का होगा। और वो जब मैंने लोगों से पूछा कि ये क्या है तो उन्होंने कहा ये हॉस्पिटल बन रहा है, लेकिन वो जो है अब वो ज़ेर तामीर है। लेकिन मैंने जो देखा तो 4-5 मंजिला है। और अगर उसको सलमान अब्दुल्ला मुराद, आपके पास इतना अच्छा मौका है, आप मेयर कराची हैं, वाइस, फिर उसके बाद कई MNA और MPA मलीर से जो हैं वो काफ़ी MNAs भी हैं और MPAs भी हैं। तो अगर पीपल्स पार्टी वहाँ पे उस दरसना चन्ना के उस हॉस्पिटल पे काम कर ले तो जो लोग अभी आपको कह रहे हैं ना कि जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल, इंडस हॉस्पिटल, तो मैं आपको कह रहा हूं कि वो इतना जबरदस्त हो जाएगा कि हमारा जो मलीर कुरंगी के लोग हैं ये सारे लोग जो हैं वहीं जाया करेंगे। सिंध से भी लोग वहां आएंगे। तो अब्दुल्ला मुराद, सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, आपके पास एक अच्छा मौका है। ठीक है। आवाम की अपील है। बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक ले लें, फिर बाकी आपकी आखिरी में चंद और कॉल्स ले लेंगे। वेलकम बैक। हमारे अगले कॉलर हैं शहजाद जमील साहब दमाम सऊदी अरब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर जी, सब कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल खैरियत, आप सुनाएं। बस अल्लाह का शुक्र है। बस आज आपसे 2 ही चीज़ें पूछनी है। एक चीज़ तो ये है कि जो शुरू में प्रोग्राम में डिस्कस हुआ
कराची लोग क्यों आते हैं इलाज करवाने, और मतलब लोग इस बात पे बहुत वो करते हैं, मतलब उसको ऑब्जेक्शन करते हैं उसके ऊपर। लेकिन मुझे लगता है कि ये डिबेट कभी ख़त्म नहीं होगी, ये सिलसिला चलता रहेगा। कराची के जो मकामी लोग हैं वो तो कहीं पे नहीं जा सकते इस तरह के काम के लिए। क्या मतलब? मतलब इलाज वगैरह करवाने के लिए इंटीरियर सिंध में तो इतनी कोई फैसिलिटीज नहीं है ना कि कराची के मकामी लोग वहाँ चले जाएं। तो आप गंबट जा सकते हैं अगर आपने लिवर ट्रांसप्लांट कराना हो, वो कराची में तो नहीं होगा। जी अच्छा जी। ये मुझे मालूम नहीं था। और दूसरी बात ये है कि कभी जैदी साहब को भी मदऊ करें। शौकत खानों में भी जा सकते हैं लाहौर में, यहाँ पर कराची में कैंसर की फैसिलिटी भी नहीं है सच। क्या कह रहे हैं आप? जी क्या मैं कह रहा हूँ दूसरी बात ये है कि कभी जैदी साहब को मदऊ करें अपने प्रोग्राम में कि वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, किन हालात में। वो मदऊ किए बगैर मैं आपको भी बता देते हैं, बताएं मदऊ करने का क्या फ़ायदा। हाँ वो इस वक्त जो है इस्तांबुल में हैं और बहुत अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं और उनसे हमारा रब्ता रहता है। वो तो मुझे पता है, लेकिन हमने उनकी वजह से प्रोग्राम देखना शुरू किया था 8-10 साल पहले। मिस कर रहे हैं ना? मिस कर रहे हैं। चले कोई बात नहीं, आपके लिए हम एक दिन दावत दे देंगे। ठीक है ना? हाँ नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो बिल्कुल खैरियत से हैं और बड़ी कड़ी नजर रखी हुई है पाकिस्तान के हालात सियासत पर। जो वो कहते हैं ना, यू कैन टेक द बॉय आउट ऑफ पाकिस्तान बट यू कैन नॉट टेक पाकिस्तान आउट ऑफ द बॉय। हाँ ऐसा ही है। अच्छा यही बात करनी थी ना आपने? बस यही हो गया। अदनान जुल्फ़िकार साहब हैं लाहौर से। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी सर। हाँ जी, मैं एक बात की तरफ बात करवाना चाहता था कि दाल जो है वो एक आम आदमी के लिए ही समझने बनी हुई है, वही खाता है जी। तो ये चने की दाल 220 रुपए किलो थी और ये सिर्फ 10 दिन के अंदर 550 रुपए किलो हो गई है। ऐवाने बाला तक इस चीज का पता नहीं, किसी को पता है या नहीं पता, लेकिन ये है कि आप किसी डीलर से पता कर सकते हैं कि सिर्फ 10 दिन के अंदर 300 रुपया किलो के ऊपर बढ़ गया। इसका कोई नोटिस नहीं ले रहा। बाकी दालों, कोई किसी को पता ही नहीं। क्या हाल है? चने की दाल तो बढ़ गया अच्छा खासा, बाकी दालों का क्या है? बाकी दालें तो देखें जी 800 रुपए 750 रुपए किलो ही है ना जी। नहीं वो तो उनकी मतलब उनकी तो कीमत अपनी जगह कायम है ना। हाँ जी, लेकिन चने की दाल जो 220 रुपए थी ना जी, वो एक ग्राम 550। ठीक है, ये बड़ा अच्छा ये मतलब लाहौर की तमाम मार्केट में यही है, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी। अच्छा तो मैं ये कहना चाह रहा था कि वाले बाला तक इसकी कोई खबर पहुंचाए। नहीं ये खबर एकदम 300 जी, वैसे ये तो बहुत ज्यादा है। मुझे अब इस ऐवाने बाला तक, ये तो 150% की बात हो गई। सॉरी, ऐवाने बाला तक तो खबर पहुंच ही जाएगी, लेकिन मुझे अब ये इंटरेस्ट पैदा हो गया है कि चने की दाल किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही है कि अचानक से उसकी कीमत में इतना। ये भी हो सकता है, आई डोंट नो, कि फसल कब आती है। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर मैं इनकी जगह होता तो बाकी दालों पे गुजारा कर लेता जब तक के वो कदर महंगी है ना, मेरे बारे में ना आती कदर। और नहीं देखें, वो कदर महंगी नहीं है चने की दाल के हिसाब से। ने बताया ना कि बाकी महंगी है ना, वही ये सस्ती है, ये सस्ती है। ये नहीं देखो, चने की दाल तो आपकी अवाम का एक स्टेपल है ना यार, प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स का, तो है बड़ी क्रिटिकल चीज़ है। वाने वाला को नहीं पता होगा चने की दाल में खल कम ही खाते। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जितनी भी दालें हैं वो ज़्यादातर शायद 70-80% बाहर से ही आती हैं। रियली? हमारी यहाँ लोकल प्रोडक्ट इसमें देखना है, यहाँ पैदावार है, लेकिन वो ज़ाहिर आबादी की डिमांड ज़्यादा है तो डिमांड बहुत करते हैं। चलिए फिर मुझे आखिरी कॉलर हमारे आज के तारिक इखलाक साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम आप तीनों हज़रात को, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कॉल मिल गई, हर प्रोग्राम में मिल जाती है। मेरा तो लग चल रहा है, मगर मैं इस वक्त सिर्फ 2 इश्यूज पर बात करूंगा। एक पे बात करें और बहुत ही मुख्तसर। जी, एक तो बात मैंने ये करनी थी कि ये आए दिन जो मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से ये रैलीज के नाम पर या क्या नाम है एहतजाज के नाम पर मेन शाहराहों को ब्लॉक किया जाता है, काइंडली इसके ऊपर हुक्काम वाला भी तवज्जो दे और वो पार्टियां भी। पहले एमएजना रोड की शामत आती थी, अब शाहरा फैसल और 3 तलवार की गुजरगाहें हैं
और अमूमी लोगों की यहाँ पर जो है ना आमदो रफ्त होती है। बिल्कुल। यहाँ पर बड़े मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं आए दिन। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। सॉरी तारिक साहब, आपकी दूसरी बात हम नहीं सुन सके, लेकिन अब कोई बस 5 सेकंड ही बचे हैं हमारे क्या पास। करें, मजबूरी है, बात आपकी सही है यार, कोई मतलब मेन शारा ब्लॉक ना करें। इजाज़त दें, और कल तो नहीं, आपसे पीर को मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, शब बखैर।